नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन शर्मा आज आपको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के दूसरे लेक्चर में आज हम शुरुआत करेंगे। दूसरा लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जो दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपसे इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात किया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कितना पढ़ना है। ये सारी चर्चा हमारी आपकी हो चुकी थी। आज हमें आपसे जो पढ़ना है, हम जो स्टार्ट करेंगे आज आपसे, उसका जो पहला जो हमने कहा था ना कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे तो आपको तीन मेन जो क्वांटिटीज हैं उनको ध्यान में रख के करना होगा। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इन तीनों के बारे में आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। आज हम जो शुरू करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें भैया? कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा था कि अगर हमें चार्ज दिया गया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने कहा, हमने बताया था आपको कि जब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम कूलॉम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पहले कूलॉम्स लॉ क्या होता है। एक हमारे पास चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज Q, उसको हमने कहीं पर कोई एक पॉइंट Q था, यहां पर हमने प्लेस कर दिया है और इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। इस चार्ज Q से कैपिटल R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना था, ठीक है। कोई हमारे पास टेस्ट चार्ज है कैपिटल Q, ये टेस्ट चार्ज आपका है कैपिटल Q, इसको हमने प्लेस कर दिया है यहां पर। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? पहले एक मिनट आपसे बात करते हैं, पहले डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन, अब देखिए आपने पढ़ रखा है कि सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब दोनों +2 चार्ज हैं तो आपके जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपकी ये आउटसाइड, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी भैया? आउटसाइड। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज होता तो आपके फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड होगी। ये ध्यान रखें क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका चार्ज कैसा है भैया, सेम है तो वो रिपेल होंगे और अगर अपोजिट चार्ज है तो आपका वो अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन वेक्टर R के मॉड का स्क्वायर। डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? ठीक है। वेयर यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होगा? फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ध्यान रखें, ठीक है, कि ये आपका एप्सिलॉन नॉट कभी इससे भी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का आप जो है बता दीजिए, वैल्यू बता दीजिए कि एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भैया? 8.85 into 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहां भी पूछा जाता है, एक बहुत ही एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कभी-कभी आपसे पूछ ली जाती है। तो डायमेंशन याद रखिएगा, डायमेंशन निकालना ध्यान रखिएगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डायमेंशन, एक चीज ध्यान रखें, आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे ना तो वहां पर डायमेंशन, एक क्वेश्चन तो डायमेंशन का आना तय ही माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डायमेंशन का एक आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा जाता है कभी कभी।
ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए जो है हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, 9 × 10 की पावर 9। यूनिट आपकी इसमें MKS, ठीक है, SI यूनिट आपकी जो है उसी SI यूनिट पे इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। अब ये तो आपका फोर्स हो गया, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी भैया? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा Q/R का स्क्वायर, और डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। एट पॉइंट P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपकी सिंगल चार्ज कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर इंटू ये R डॉट, ये यूनिट वेक्टर R क्या बताएगा? ये डायरेक्शन को बताता है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर तो सिंगल चार्ज की वजह से हो गया। अगर आपको n नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए, कितने? n नंबर ऑफ चार्ज अगर आपके पास हो, कि n नंबर ऑफ चार्ज अगर आपको हमने दे दिया और तब आपसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराना शुरू किया, तो आप क्या कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखिए। n नंबर ऑफ चार्ज अगर आपके पास प्रेजेंट हो, कितने? इफ n number of charges are present, n number of charges are present, n number of charges अगर आपके प्रेजेंट हुए तो कैसे करेंगे? n number of charges प्रेजेंट होने के लिए कहा गया, अगर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास Q1 Q2 अप टू Q1 नंबर ऑफ चार्जेस है और कोई पॉइंट ये है हमारा P, तो इन चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका हम उसकी वैल्यू बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? देखिए, हमने कहा कि इसकी जो यूनिट वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, R1, Q2 से इसका जो है ये R2 हो गया, और ऐसे ही हमने Qn से मान लिया, हमने कहा ये Rn, ठीक है, ये आपका हो गया। और अब आपको इन चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर जो प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कहा गया अगर ऐसा है तो यहीं पर आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जरूरत होती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहती क्या है? कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो और उनकी वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उनका वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे? वेक्टर। जैसे हमने कहा E1 Q1 चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया भैया? E1 हमने कह दिया कि आपका क्या हो जाएगा? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे कि आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? E2 आप कैलकुलेट करें, E2 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और ये आपका क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? R2। ठीक है, ऐसे ही आप E3 निकालें तो E3 कितनी हो जाएगी भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? R3। ऐसे ही nth टर्म आप कैलकुलेट करें, ठीक है, nth टर्म कैलकुलेट करें तो आपका nth टर्म क्या हो जाएगा? En।
और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये आपका En हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? ये आपने हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि आपको अगर n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? सबका वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम करिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, ये आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया है? निकाला है। E1 की वैल्यू देखिए कितनी होगी? ये E1 ये निकल के आया आपका, कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा Q1 अपान R1 का स्क्वायर, और ये आपका डायरेक्शन हो गई, और ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ये आपका हो जाएगा R2 स्क्वायर। डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका हो गया डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही एनवा टर्म अगर आप लिख लें तो एनवा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये हो जाएगा Qn, और ये Rn का स्क्वायर, डायरेक्शन Rn, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो देखो क्या हो जाएगा समेशन फॉर्म में भैया? समेशन फॉर्म में आपका हो जाएगा E आपकी जो होगी रिजल्टेंट, E आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन यहां पर कर लेंगे Qi अपान Ri का स्क्वायर, और डायरेक्शन आपकी Ri हो जाएगी, और I आपका जो होगा ये 1 से n तक वैरी करेगा। तो ये आपका हो गया कि जब आपका nth चार्ज आपके प्रेजेंट हो, और उन nth चार्ज की हेल्प से जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो ये आपका, ठीक है, कि nth चार्ज अगर आपके प्रेजेंट हो तो वहां पर आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे क्या कहता है कि आप क्या करोगे भैया? अगर n नंबर ऑफ चार्ज आपके पास प्रेजेंट हो तो इंडिविजुअल चार्ज की हेल्प से पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, फिर उनका वेक्टर सम कर दोगे, जो आपकी निकल के आएगी वही आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका हो गया कि जब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो और उनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, ठीक है। अब एक और आपका है कि मान लीजिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कोई आपको हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कोई बॉडी दे दी, और उस बॉडी पर आपने कहा कि हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो उनकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करो? ये आइए बात करते हैं आपसे, ठीक है। कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस आपका प्रेजेंट है, उनकी वजह से आपने रिजल्टेंट फील्ड निकाल ली, लेकिन अगर आपके पास जो चार्ज है Q, उसी को हमने किसी 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बॉडी पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, तो कैसे करेंगे? तो अब इलेक्ट्रिक अगर, ठीक है, अभी जो आपने n नंबर ऑफ चार्ज पे से जो रिजल्टेंट फील्ड आई थी वो क्या आया? तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I वेरी फ्रॉम 1 से n, और ये आपका हो जाएगा Qi अब वेक्टर Ri का स्क्वायर और डायरेक्शन आई, ठीक है। अब अगर इसी को आप पढ़ेंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखें। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहा जाएगा तो ये जो आपका समेशन टर्म है ना, यही आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में, ठीक है, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपका जो Q है ये एलिमेंट्री चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और तब आपको क्या मिल जाएगा, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। अब देखिए, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपसे कहा ना कि आपके पास तो मान लीजिए बॉडी आपकी वन डायमेंशनल हो, मान लीजिए आपकी बॉडी टू डायमेंशनल मतलब लीनियर चार्ज हो या सरफेस चार्ज हो या वॉल्यूम चार्ज हो, तो ये इंटीग्रल उसी अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर लीनियर चार्ज होगा तो ये लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, अगर ये सरफेस चार्ज होगा तो ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम चार्ज होगा तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। इस प्रकार से बदलेगा। तो पहले हम आपसे बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम बात करते हैं आपसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जब हमारे पास कोई चार्ज हो और उसको हमने वन डायमेंशनल बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना, वन डायमेंशनल बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट किया हो, और यहां पर इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या है भैया, चार्ज। अगर लैम्डा का डिफिनेशन कहते हैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं लैम्डा को। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्या होगा ये, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को कहते हैं, इसी को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब अगर लैम्डा की डिफिनेशन क्या है भाई, मान लीजिए कि आप हमने कहा कि हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है भैया, कैपिटल एल, लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, इसके ऊपर Q चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एल लेंथ है और इसके ऊपर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा आपका होगा Q अपान एल, सॉरी Q अपान कैपिटल, ठीक है। अगर Q अपान एल कांस्टेंट हुआ, ध्यान रखेंगे, अगर Q अपान एल कांस्टेंट है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा भैया, यूनिफॉर्म होगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू ये वेरिएबल हो गई तो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अगर लैम्डा वेरिएबल हो गया तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहा जाने लगेगा, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करिए, हमने यहां पर कोई एलिमेंटल लेंथ हमने ले ली डेल्टा एल, एक एलिमेंटल लेंथ हमने ली डेल्टा एल, और हमने कहा इसके ऊपर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। कितना है, dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसकी जो आपकी डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन क्या होगी, dq अपान dl, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू आप निकाल लो dq की, तो dq आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए। शो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dl अपान r स्क्वायर, और डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये r, ठीक है। ये आपका किसकी वजह से हो जाएगा भैया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी आती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि अगर आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, ठीक। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पढ़ते हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कैलकुलेट करते हो सिग्मा। सिग्मा सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब चार्ज पर यूनिट एरिया आइए देखते हैं। हमने जो क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक प्लेन, क्या है भैया? कोई एक प्लेन है, ये कोई प्लेन है जिसका एरिया आपका ए है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट, ध्यान रखिए एरिया ए है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपका जो सिग्मा होगा वो क्या डिफाइन होगा? क्यू अपान ए डिफाइन होगा। ठीक है, वही बात, अगर क्यू अपान ए आपका कांस्टेंट हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म है। और अगर आर के साथ इसकी वैल्यू वेरी हो गई तो ये क्या कहा जाएगा भैया? नॉन यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने यहां पर एक एरिया एलिमेंट हमने ले लिया। एक एरिया एलिमेंट आपका ये हो गया डी ए, एरिया एलिमेंट डी ए हो गया, और इसके ऊपर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसके लिए आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी? डी क्यू अपान डी ए होगी, और इंप्लाइज दैट यहां से आप जब डी क्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो शो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई? क्या हो जाएगी? 1/4πε0, और ये आपका इंटीग्रेशन, ये अब इंटीग्रेशन अगर लीनियर चार्ज है तो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, और सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, और सिग्मा, और आपका ये सिग्मा डी ए अपान आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। ठीक, ये आपका ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू भी निकल के आएगी। ठीक, दूसरा आपसे बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही, इस पे खूब प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो दूसरा तीसरा जो टॉपिक आपका है वो कैसा है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि 3 डायमेंशनल बॉडी पर जो आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और इसको हम रो से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और रो डिफाइन क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं हमसे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक आयरन पाइप है, कोई बॉडी है, इसका वॉल्यूम आपका V है, और इसके ऊपर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q आपकी क्या हो जाएगी? और जो रो आपका है वो हो जाएगा Q अपान V। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। अगर इसकी वैल्यू R के साथ पोजीशन के साथ बदली, चेंज होना शुरू हो गई, तो आपका ये क्या कहा जाएगा भैया? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन। अब इस
की वजह से जो फील्ड आपकी क्रिएट होगी वो हम पढ़ते हैं। देखिए फील्ड कैसे पढ़ेंगे। हमने यहां पर एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया जिसका हमने कहा वॉल्यूम कितना है डीटा, ठीक है, और इसके ऊपर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इसका जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी डी क्यू अपॉन डी टाउ, और यहां से आप डी क्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा रो इंटू डी टाउ हो जाएगा। सो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो कितनी होगी भैया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो वॉल्यूम जो इंटीग्रल होगा ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल बदल जाएगा और आपका रो इंटू डी टाउ, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया आर स्क्वायर डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया कि तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन थे, चाहे आपका लाइन चार्ज रहा हो, चाहे आपका वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, तो उन तीनों के वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। ठीक है, बस अंतर क्या होगा, हमने आपको समझाया कि ये लाइन इंटीग्रल बदलेगा। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लीनियर इंटीग्रेशन हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन बदल जाएगा ये, और अगर वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ने चल रहे हैं जहां गलती करते हैं, अक्सर हमसे गलती होती है। क्या कहां गलती होती है, कोऑर्डिनेट नोटेशन देखें ना, कोऑर्डिनेट नोटेशन जब आप करते हो तो वहां पर आपसे थोड़ी गलती होती है, प्राय हम लोगों से भी हो जाती है तो आपसे भी होती है, ह्यूमन नेचर गलती करना करेंगे भाई। आइए करते हैं, क्या करते हैं कोऑर्डिनेट नोटेशन कैसे करेंगे देखते हैं। कोऑर्डिनेट नोटेशन, कोऑर्डिनेट नोटेशन पे देखिए ये हम एज्यूम करते हैं ये हमारी y एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है, और ये हमारी एक्सिस। ठीक है, यहां पर ये आपका सोर्स पॉइंट है, ये आपका फील्ड पॉइंट है। ठीक है, ये O से इसके जो पोजीशन वेक्टर है सोर्स पॉइंट का वो r डैश है और इसका है r, और सेपरेशन वेक्टर आपका ये कैपिटल R है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश z डैश है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y और z है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछा है तो निकालें तो r डैश क्या होगा x डैश i प्लस y डैश j प्लस z डैश k, ये आपका एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट ये निकालेगा r, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे, ठीक है।